हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं मैंने यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में अपने पहले की वीडियो में कई प्रभावी सेक्शन को डिस्कस किया है जहां से नेट फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक प्रभावी टॉपिक सेमिनार, जिसको हिंदी में संगोष्ठी कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने पहले तथ्यों को स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि हमारे छात्र इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उनको पढ़ने में बिल्कुल सहजता होगी, तथ्यों के संग्रह में सहजता होगी। क्योंकि मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं पढ़ाते समय अगर हम लगातार लिखते रहें, मिटाते रहें, तो छात्र उतार नहीं पाते हैं, अर्थात उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं। इसलिए मैंने पहले तथ्यों को आपके सामने प्रिंट कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसके बाद तब हम इसके तथ्यों को स्पष्ट करेंगे। और अब आप, मुझे विश्वास है कि ले चुके होंगे। इसी क्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा, टॉपिक है सेमिनार। एक प्रश्न होता है मन में, एक प्रश्न उत्पन्न होता है, आखिर सेमिनार है क्या? ध्यान रखिएगा मित्रों, सेमिनार एक प्रकार की सभा होती है जहां पर कोई विषय गंभीर होता है और उस गंभीर विषय पर विशेषज्ञ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वहां आप देखते होंगे, प्रायः आपके कॉलेजों में, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, वहाँ पर सूचना आती थी कि फला सर सेमिनार में भाग लेने इंडोनेशिया गए हैं, या वो जर्मनी गए हैं, या रशिया गए हैं। तो सेमिनार में गए हैं, इसके पहले सर लोग महीनों प्रिपरेशन करते थे, खूब बढ़िया तैयारी करते थे, टॉपिक पर अधिक से अधिक नॉलेज गेन करते थे ताकि उनको उस टॉपिक पर अच्छा से अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकें। वहाँ जो प्रश्न टॉपिक पर उठे उसका अच्छी तरीके से विश्लेषण कर सकें, समस्या के निवारण के संबंध में सुझाव प्रस्तुत कर सकें। इसके लिए वो पहले से खूब प्रिपरेशन करते थे, तब सेमिनार में भाग लेने जाते थे, जो इंटरनेशनल स्तर पर होता था। और जो हम देखते हैं अपने एकेडमिक स्तर पर होता है, वहाँ पर तो वहाँ पर भी हम लोगों को जब उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है तो वहाँ भी अधिक से अधिक हमको नॉलेज मिलते हैं। कहने का मतलब है कि यह सेमिनार एक ऐसी सभा होती है जहाँ किसी गंभीर विषय पर विशेषज्ञ विश्लेषण करते हैं और उस पर जो विषय होता है उस पर इतने बारीक, सहज और सुगम रूप में अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं ताकि उसका सही से स्पष्टीकरण हो सके और प्रतिभागी जो प्रश्न उत्तर उस पर करते रहते हैं उनकी भी समस्या का समाधान हो सके। तो मित्रों, जैसा कि मैंने लिखा है, एक ऐसी सभा जिसमें किसी गंभीर विषय पर विशेषज्ञ आत्म मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं ताकि समस्या का प्रभावी समाधान हो सके, तथ्यों के एक एक पक्षों का प्रभावी विश्लेषण हो सके, आलोचनात्मक मूल्यांकन हो सके, उसे हम सेमिनार कहते हैं। दूसरा पॉइंट मित्रों, ध्यान रखिएगा, सेमिनार की जो प्रकृति होती है वो सीमित होती है। सेमिनार बहुत बड़ा नहीं होता, सेमिनार छोटा होता है, जबकि सम्मेलन बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, जो कॉन्फ्रेंस होता है, जो सम्मेलन होता है, उसकी प्रकृति बृहद होती है, सेमिनार की प्रकृति छोटी होती है, सीमित होती है। और दूसरी चीज, सेमिनार की प्रकृति औपचारिक होती है। कहने का मतलब जो इसका नेचर है, स्वरूप है, वह सीमित और औपचारिक है। एक तरफ सेमिनार की प्रकृति सीमित है, अर्थात उसमें सदस्यों का एक सीमित संख्या रहती है। जैसा मैंने उसमें लिखा भी है कि सदस्यों की संख्या प्रायः आप देखते हैं सेमिनार में प्रायः 25 से 30 लोग भाग लेते हैं, और ये 100 तक भी जा सकते हैं। जहाँ सफल सेमिनार होता है 100 की संख्या हो सकती है, लेकिन सामान्यतः हम 25 से 30 लोगों को ही मानते हैं। ऐसे लोग ही वहाँ उपस्थित होते हैं और विषय की बृहदता, वर्ड लेवल पर विषय की सारगर्भिता, इसको देख या आप कह सकते हैं
कि वैश्विक स्तर पर उसके महत्व को देखते हुए सदस्यों के प्रतिभागियों के सदस्यों जो प्रतिभागी लोग भाग लेते हैं सदस्य के रूप में, उनकी संख्या का सुनिश्चय किया जाता है। नॉर्मली 25 से 30, फिर भी ये 100 तक जा सकते हैं, ठीक है ना। और आप समझ गए होंगे कि जो सभा है, जो विशेषज्ञों की सभा है, जिसमें विशेषज्ञ निर्धारित विषय वस्तु पर गंभीर विश्लेषण करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, समीक्षा करते हैं, ताकि उसका प्रभावी समाधान हो सके, संबंधित विषय के एक एक पक्षों का स्पष्टीकरण हो सके, उसे हम सेमिनार कहते हैं। दूसरा मैंने समझाया कि प्रकृति सीमित है और प्रकृति औपचारिक है। आप देखते हो सारे सदस्य फ्रंट पर आकर अपने विचारों को रखते हैं, यहाँ नेपथ्य में रह करके विचारों का प्रकटीकरण नहीं होता। इसीलिए सेमिनार की जो नेचर है, सेमिनार की जो प्रकृति है, वह औपचारिक मानी जाती है। तो मित्रों पेपर में आया हुआ है, सेमिनार की प्रकृति होती है औपचारिक, अनौपचारिक, फिर कुछ और, फिर कुछ और, इस तरह से दे देता है। तो उसमें आप सावधान रखिएगा, तुरंत औपचारिक भरेंगे। फिर देगा सीमित, बृहद, कुछ और, तो आप सीमित को ट्रिक लगाएंगे। तीसरी चीज, आप एक चीज ध्यान रखिएगा मित्रों, सेमिनार में विषय पहले से निश्चित होता है। उसमें कंटेंट में जैसे मान लीजिए प्रश्न आया और उसके जो पॉइंट 1, 2, 3 किए रहते हैं कि क्या सही होगा, तो जैसे दे देता है सेमिनार से संबंधित अधोलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला नंबर 1 सेमिनार सीमित होता है, नंबर 2 सेमिनार की प्रकृति औपचारिक होता है, नंबर 3 सेमिनार का विषय निश्चित नहीं होता, जब आयोजन होता है वहीं निश्चित कर लिया जाता है, तब यह गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये जो तीसरा विकल्प है वह गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी वहाँ विकल्प आए आप समझे रहिएगा, सेमिनार में टॉपिक पहले से ही निश्चित रहता है, तुरंत निश्चित नहीं किया जाता कि भाई सारे लोग इकट्ठे हो गए, चलो ठीक है अब हम टॉपिक बता दें। नहीं, इसका ये तब तो फिर सेमिनार की कोई कीमत नहीं है, कोई प्रिपरेशन लोग नहीं कर पाएंगे। विचारों पर जो है, विचारों से संबंधित जो गंभीर मंथन है, विचार विमर्श करने की जो क्राइटेरिया है, उस पर लोग चिंतन नहीं कर सकते। इसलिए मित्रों यहाँ पर सेमिनार में टॉपिक पहले से निश्चित रहती है, जितने लोगों को भाग लेना होता है, विचारों को रखना होता है, उन सब को टॉपिक पता रहता है और उस पर वो पहले से खूब प्रिपरेशन कर लेते हैं, तब सेमिनार में उपस्थित होते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे सेमिनार की जो उसमें जो विषय है वह पूर्व नियोजित होता है, पहले से फिक्स रहता है, ठीक है। तो आप समझ गए एक चीज, जैसे अगर पूछा सेमिनार क्या है, सेमिनार एक सभा होती है जिसमें विशेषज्ञ लोग उपस्थित होते हैं, किसी गंभीर विषय का विश्लेषण करते हैं, समीक्षा करते हैं, प्रश्न उत्तर की प्रक्रिया होती है, विचारों का प्रकटीकरण होता है, समीक्षा की जाती है। फिर उसके बाद आपने देखा सेमिनार सीमित होता है और सेमिनार औपचारिक प्रकृति का होता है। तीसरा पॉइंट आपने सीखा, सेमिनार का जो टॉपिक होता है पूर्व नियोजित होता है, पहले से फिक्स रहता है, तुरंत नहीं प्रकटीकरण होता है, पहले से फिक्स रहता है। इसीलिए विशेषज्ञ उस विषय पर पहले से ही चिंतन मनन करके पूरा प्रिपरेशन के साथ उपस्थित होते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा मित्रों, एक प्रश्न आया है सेमिनार को क्या कहा जाता है, तो सेमिनार का एक उपनाम अनुशीलन सत्र भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो नियोजित विषय होता है, जो पूर्व निर्धारित विषय होता है, उस पर गंभीर चिंतन मनन किया जाता है, एक एक पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, ताकि यहाँ पर स्वतंत्र चिंतन का विकास हो सके, आलोचनात्मक क्षमता का विकास हो सके, तथ्यों की समस्या का समाधान हो सके, हर पक्षों का स्पष्टीकरण हो सके। इसीलिए इसे अनुशीलन सत्र कहते हैं। अब उसके बाद एक प्रश्न मित्रों इस पर और आता है कि सेमिनार के लिए पीरियड कितना होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, सेमिनार के लिए सामान्यतः जो समय निर्धारित किया जाता है लगभग 3 घंटे, 90 मिनट और भी अधिक हो सकता है, लेकिन सामान्यतः 90 मिनट अर्थात
3 घंटे तक हम रखते हैं। यह मासिक हो सकता है, साप्ताहिक हो सकता है, ये तो उसमें प्रबंधन के डिसीजन पर डिपेंड करता है कि वो कब कैसे बुलाते हैं। लेकिन सामान्यतः जो सेमिनार होता है इसकी अवधि आप ध्यान रखेंगे 30 मिनट, जिसको हम 90 मिनट 3 घंटे के रूप में होता है, और ये मासिक या साप्ताहिक स्तर पर उसमें प्ले किया जाता है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा मित्रों, सेमिनार का जो प्रबंधन होता है टोटली डेमोक्रेटिक होता है। कहने का मतलब जो सेमिनार का पूरा फंक्शन सेटअप किया जाता है, कैसे क्या क्या होगा, सब टोटल डेमोक्रेटिक होता है। अब एक प्रश्न सामने आता है, इतना समझ लेने के बाद कि सेमिनार एक सभा है जिसमें विशेषज्ञ लोग उपस्थित होते हैं, विषय गंभीर होता है, विशेषज्ञ संबंधित विषय पर विश्लेषण करते हैं, एक एक तथ्यों को स्पष्ट करते हैं, अर्थात समस्या के हर पक्षों की सुगम व्याख्या की जाती है, समीक्षा की जाती है, उसे हम सेमिनार कहते हैं। फिर दूसरा चीज आपने सीखा, सेमिनार सीमित स्तर का होता है। इवन जो अगर हम कह दें कि जो सम्मेलन है उससे अगर हम तुलना कर दें तो सम्मेलन वृहद स्तर का होगा और सेमिनार सीमित स्तर का होगा। फिर आगे आपने देखा कि जो सेमिनार है वह औपचारिक प्रकृति का होता है। इसमें सारे जो सदस्य होते हैं, वक्ता होते हैं, अपनी विचारों को बिल्कुल फ्रंट पर आकर के प्रस्तुतिकरण करते हैं। उनका जो पार्टिसिपेशन की प्रोसेस है टोटली फॉर्मल होता है, इसमें इनफॉर्मल की कंडीशन नहीं रहती। तो अगर पेपर में पूछे प्रकृति क्या है तो हम ट्रिक लगाएंगे सीमित है, औपचारिक प्रकृति है। फिर उसके बाद मित्रों मैंने आपको समझाया था कि विषय पहले से निश्चित रहता है, विषय तुरंत स्पष्ट नहीं किया जाता, क्योंकि जब पहले से निश्चित रहता है तभी विषय विशेषज्ञ उस पर गंभीर चिंतन मनन करके अपने विचारों का स्थिरीकरण कर लेते हैं और वे उसमें उचित अवसर पर उपस्थित होकर के उसका गंभीर विश्लेषण करते हैं, मनन करते हैं। तो इसलिए आप पहले ध्यान रखना विषय पूर्व नियोजित होता है। फिर उसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे कि चूंकि वहाँ विशेषज्ञ गंभीर चिंतन मनन करते हैं इसलिए इसको हम अनुशीलन सत्र कहते हैं। फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यह मासिक या साप्ताहिक स्तर पर 3 घंटे या 90 मिनट के लिए आयोजित होता है। समय में परिवर्तन भी हो सकता है, बढ़ाया घटाया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः 3 घंटे या 90 मिनट माना जाता है। अब फिर आपने देखा कि जो सेमिनार है उसके जो ऑर्गेनाइजिंग का जो सिस्टम होता है, उसका जो मैनेजमेंट होता है टोटली डेमोक्रेटिक होता है। अब एक प्रश्न आता है कि जो सेमिनार है वह कितने प्रकार का होता है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, सेमिनार संगोष्ठी सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला लघु संगोष्ठी मिनी सेमिनार, दूसरा बृहद सेमिनार जिसको बड़ा सेमिनार भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेन सेमिनार, तीसरा नेशनल सेमिनार, चौथा इंटरनेशनल सेमिनार। तो मित्रों ध्यान रखना, हम देखते हैं जब कक्षा के स्तर पर सेमिनार होता है, आप देखे होंगे वैसे डिग्री कॉलेज में तो जल्दी ये सब आयोजित लोग बहुत कम करते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर या इसका अच्छा माहौल होता है। वहाँ जो विभाग के अध्यक्ष होते हैं या आपका जो प्रोफेसर होता है कक्षा के स्तर पर सेमिनार का आयोजन करता है, तो वहाँ उसे हम क्या कहेंगे, मिनी सेमिनार कहते हैं, जो कक्षा पर आधारित होता है। अर्थात कक्षा पर आधारित जो सेमिनार होगा उसे हम मिनी सेमिनार कहते हैं। लेकिन मित्रों जब यही सेमिनार संस्था के आधार पर होता है, विभागों के आधार पर होता है, तब उसको हम लोग मेन सेमिनार या बृहद सेमिनार या मुख्य सेमिनार कहते हैं, जो किसी संस्था कोई किसी विभाग द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो पहला हो गया कक्षा पर आधारित, ठीक है, क्लास बेस्ड होता है, और दूसरा है कि किसी विभाग या संस्था द्वारा ऑर्गेनाइज जो किया जाता है वह मेन सेमिनार या मुख्य सेमिनार कहलाता है। फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे जो तीसरा सेमिनार होता है उसे हम नेशनल लेवल का सेमिनार कहते हैं, नेशनल सेमिनार कहलाता है। और इसमें नेशनल लेवल के मुद्दे होते हैं और नेशनल लेवल के टॉप क्लास के एक्सपर्ट इसमें उपस्थित होते हैं। विचारों का चिंतन मनन होता है, विश्लेषण होता है, समीक्षा की जाती है।
तो कहने का मतलब जब नेशनल लेवल पर टॉप क्लास के विषय उसमें जो स्पेशलिस्ट होंगे, विशेषज्ञ होंगे, उपस्थित होकर के विषय का विश्लेषण करते हैं, समीक्षा करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तब उसे हम राष्ट्रीय संगोष्ठी कहते हैं। मित्रों ध्यान रखिएगा, इसमें राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, कोई भी संस्था हो सकती है, प्रायः स्तर जो नेचर होगा संस्थाओं का एकेडमिक होता है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। मित्रों ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल लेवल पर तमाम सेमिनार आयोजित होते रहते हैं और यूनिवर्सिटी के जो टॉप क्लास के प्रोफेसर हैं या जो अन्य एक्सपर्ट हैं, जो किसी भी क्षेत्र के मूर्धन्य विद्वान माने जाते हैं, उनको लोग बुलाते हैं और उस सेमिनार में पार्टिसिपेट होते हैं। टॉपिक पहले से पता रहता है, खूब बढ़िया प्रिपरेट करके तब वो जाते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल स्तर पर जो सेमिनार होता है वो इंटरनेशनल स्तर के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संगठन होते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे IMF हो सकता है, IVRD हो सकता है, यूनेस्को हो सकता है, यूनिसेफ हो सकता है, कोई भी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वह सेमिनार आयोजित कर सकता है। टॉपिक पहले से क्लियर रहता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कक्षा पर आधारित सेमिनार, आपने लघु संगोष्ठी कहा, मिनी सेमिनार कहा, फिर आपने देखा कि जो हमारे उसमें विभाग के आधार पर, संस्था के आधार पर होते हैं, मेन सेमिनार, मुख्य सेमिनार। फिर आपने देखा कि जो नेशनल लेवल पर गंभीर विषय पर एक्सपर्ट को उसमें पार्टिसिपेट किया जाता है और वहाँ पर जो मुद्दों पर गंभीर चिंतन मनन होता है, उसे हम नेशनल लेवल के सेमिनार कहते हैं। और इंटरनेशनल लेवल का जो सेमिनार होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसके ऑर्गेनाइजर होते हैं। मैंने आपको बताया जैसे IVRD है, अंकटाड है, आपका ये क्या कहते हैं IMF है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, कोई भी हो सकता है इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, वह सेमिनार आयोजित करता है। फिर उसके बाद इस तरह से आपने देखा कि जो सेमिनार हैं उसके टाइप्स कितने हैं। उसके टाइप्स हैं मित्रों 4, उनके टाइप्स हैं 4, जिसमें पहला मिनी सेमिनार, दूसरा मेन सेमिनार, तीसरा नेशनल सेमिनार, चौथा इंटरनेशनल सेमिनार। इतना मित्रों मुझे विश्वास है आपको कंफर्म हो गया होगा। अब जैसे मान लीजिए दे दिया, इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं, कथानक बना करके आपसे दे सकता है, या इस पर सीधे प्रश्न भी पूछ सकता है कि हाल ही में IMF ने उसमें वैश्विक स्तर पर बढ़ते हुए आय संबंधी विषमताओं पर सेमिनार का आयोजन किया। अब कुछ और उसमें तथ्य आपको दे सकते हैं, डेटा दे सकते हैं और पूछ सकते हैं बताइए इसमें सेमिनार की प्रकृति क्या है। तब आप अंतर्राष्ट्रीय ट्रिक लगाएंगे, इंटरनेशनल ट्रिक लगाएंगे। फिर मित्रों ध्यान रखिएगा, इसके घटक पूछे जाते हैं कि सेमिनार में कौन कौन भाग लेता है, कौन इसके ऑर्गेनाइजर होते हैं, वक्ता क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। कोई भी बिंदु आपसे एनालाइज किया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो उसमें मैंने आपके सहूलियत के लिए पहले से ही तथ्यों को प्रिंट कर दिया था ताकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नहीं तो लिखते रहिए, पढ़ाते रहिए, वो बात अच्छी नहीं बन पाती, लोग लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मैंने पहला यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट है ऑर्गेनाइजर, जिसको हम कहते हैं व्यवस्थापक है, दूसरा अध्यक्ष है, चीफ है, तीसरा स्पोक्सपर्सन है, वक्ता है, फिर पार्टिसिपेंट्स हैं जो प्रतिभागी हैं। आप देख रहे हैं 4 हैं, अर्थात इनके घटक के रूप में सेमिनार के 4 होते हैं, व्यवस्थापक, अध्यक्ष, वक्ता, प्रतिभागी, ये 4 बनते हैं। 5 नहीं होते मित्रों, ओनली 4 होते हैं, 4 होते हैं। अब इनमें से आपको एक एक घटक के फंक्शन जानने हैं, आपसे पूछ सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजर होता है वो कौन सा काम करता है, आप देख रहे होंगे, कार्य योजना तैयार करता है, वक्ताओं को निर्धारित करता है, विषय निर्धारित करता है, विषय के कुछ भागों को अलग अलग वक्ताओं के लिए आवंटित कर सकता है। यह ऑर्गेनाइजर जो व्यवस्थापक है उसकी भूमिका होती है। जैसे आपसे पेपर में प्रश्न कर सकता है,
अधोलिखित में से सेमिनार का वह कौन सा घटक है जो विषय का निर्धारण करता है। अब उसमें दे दिया व्यवस्थापक, अध्यक्ष, वक्ता, प्रतिभागी, तब आप परेशान हो जाते हो। प्राय लोग अध्यक्ष में मार देते हैं। नहीं, अध्यक्ष जो होता है एक ऐसी बॉडी होता है जो प्रक्रिया के संचालन का निर्देशन करता है, प्रक्रिया के संचालन की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष का मतलब होता है जो प्रोसेस चल रही है उसका चेयरमैन बनकर के बैठता है, उसका निर्देशन करता है, संचालन करता है। और विषय निर्धारित करना, वक्ता निर्धारित करना, उसके बाद में कार्य योजना तैयार करना, विषय के कुछ भागों को अलग अलग वक्ताओं को देना, ये सारे काम कौन करता है? व्यवस्थापक करता है। मित्रों ध्यान रखिएगा, इसके फंक्शन पर आपको गौर करना है। कार्य योजना तैयार करना, वक्ता निर्धारित करना, उसके बाद में विषय निश्चित करना और विषय के अलग अलग भागों को वक्ताओं को देना, ये कौन सा काम करता है? कौन किसको संपादित करेगा? आप देख रहे हैं व्यवस्थापक। दूसरा आता है अध्यक्ष, जिसको हम कहते हैं जो हमारा चीफ होता है, वो जो चेयरमैन होता है, अध्यक्षता जो करता है, वो कौन सा काम करेगा? मित्रों मैंने आपको बताया था कि ये प्रोसेस जो प्रोसीजर चल रहा होता है उसका चेयरमैन होता है। क्या करेगा? ये प्रक्रिया का संचालन करेगा, प्रक्रिया का निर्देशन करेगा और उसके बाद आप देख रहे होंगे विषय पर चर्चा संपन्न कराता है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये प्रोसीजर का जो प्रोसीजर चल रही है, जो प्रक्रिया चल रही है, उसकी अध्यक्षता करता है। तो निर्देशन करना, संचालन करना, विषय पर चर्चा कराना, उसकी गंभीर विवेचना कराना, यह काम अध्यक्ष का होता है। फिर उसके बाद आता है वक्ता। वक्ता क्या करते हैं? ये विषय पर अच्छी तैयारी करके जो प्रतिलिपि होती है उसको प्रतिभागियों को देते हैं और विषय संबंधित प्रश्नों को गंभीर रूप से परिभाषित करते हैं। वक्ता की बहुत भूमिका होती है। मित्रों ध्यान रखिएगा। तो आपने देख लिया 2 पॉइंट इसमें है कि वक्ता विषय की अच्छी तैयारी करके प्रतिलिपि प्रतिभागियों को देना और विषय संबंधी प्रश्नों को परिभाषित करना। ध्यान रखिएगा। अब चौथा आता है पार्टिसिपेंट्स, जिसको हम प्रतिभागी कहते हैं। ये संगोष्ठी में भाग लेते हैं, वक्ताओं के एक एक स्टेटमेंट को सुनते हैं और उसके बाद उस पर प्रश्न उत्तर करते हैं, उसका विश्लेषण प्राप्त करते हैं। ये सारे काम आप देख रहे हैं प्रतिभागियों के होते हैं। हाँ ध्यान रखिएगा, प्रतिभागियों को पूरा का पूरा मौका दिया जाता है प्रश्न उत्तर करने के, वाद संबंध स्थापित करने के। तो इसमें आपने देखा संगोष्ठी में भाग लेना, संगोष्ठी में भाग लेना, वक्ताओं को सुनना, प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण प्राप्त करना, ये प्रतिभागियों की उसमें भूमिका होती है। और पूछता है कि प्रतिभागियों की संख्या सामान्यतः होती कितनी है? 25 से 30। और ध्यान रखिएगा सेमिनार में 100 या उससे अधिक भी हो सकते हैं। 100 की सदस्य संख्या पहुंचने पर एक सफल सेमिनार माना जाता है, महत्वपूर्ण सेमिनार माना जाता है। तो आप सामान्यतः फिर भी संख्या 25 से 30 मानते हैं। फिर मित्रों आप घटक के रूप में जान गए होंगे, पहला ऑर्गेनाइजर, दूसरा चेयरमैन जो अध्यक्ष है, फिर वक्ता, फिर प्रतिभागी। ये 4 सेमिनार के घटक कहलाते हैं। इन्हीं चारों के माध्यम से सेमिनार आयोजित किया जाता है, सेमिनार की प्रक्रिया चलती है। फिर एक मन में प्रश्न आता है कि आखिर सेमिनार की प्रक्रिया है क्या, प्रोसेस क्या है सेमिनार का, तो कैसे हम सेमिनार उसमें हम चलाएंगे, उस सेमिनार में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसको प्रोसेस के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। जैसे मैंने पहली चीज़ आपको समझाया था कि इसमें विषय का निर्धारण पहले हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा इसको। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है विषय का चयन। पहले सबसे पहला काम होता है विषय का चयन। दूसरा क्या होता है? विषय से संबंधित प्रकरण प्रपत्र तैयार करना, केस पेपर तैयार किया जाता है, प्रकरण प्रपत्र तैयार किया जाता है विषय से संबंधित। फिर उस तीसरा क्या होता है? प्रकरण प्रपत्र तैयार करने वाले वक्ता का चयन किया जाता है। फिर उसके बाद विभिन्न संस्थाओं के जो एक्सपर्ट होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनको हम बुलाते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। फिर उसके बाद अध्यक्ष का चयन करते हैं। फिर उसके बाद अध्यक्ष द्वारा प्रक्रिया का संचालन किया जाता है, निर्देशन किया जाता है। फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे
कि अध्यक्ष की अनुमति लेकर के सारे वक्ता क्रमशः अपने अपने विचारों को प्रस्तुतिकरण करते हैं, एक एक तथ्यों को स्पष्ट करते हैं। फिर आप देखते हैं प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया होती है और उसमें कहीं किसी को कोई संशय होता है उस पर गंभीर विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद अंत में अध्यक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत करता है और फिर जो वाद संवाद स्थापित हुए, जो प्रकरण वहाँ पर था, उन सब का जो प्रकरण या वाद संवाद गंभीर चिंतन मनन विश्लेषण समीक्षा आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के बाद जो निष्कर्ष निकला उस निष्कर्ष को प्रकाशित कराना। तो ये मित्रों प्रोसेस के अंतर्गत आता है। तो आप उसको उंगलियों पर तैयार करेंगे। पहला विषय का चयन, दूसरा विषय से संबंधित प्रकरण तैयार करना, प्रकरण प्रपत्र तैयार करना, तीसरा प्रकरण प्रपत्र तैयार करने वाले वक्ता का चयन करना, चौथा विभिन्न संस्थाओं के, आप देख रहे हैं विभिन्न संस्थाओं के व्यक्तियों को आमंत्रित करना, फिर अध्यक्ष का चयन करना, अध्यक्ष द्वारा प्रक्रिया का निर्धारण करना, अध्यक्ष की अनुमति से वक्ताओं द्वारा विचारों का प्रकटीकरण करना, प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया लाना, फिर और जहाँ पर कोई शंका हो उसका समाधान करना, स्पष्टीकरण करना। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं अध्यक्ष द्वारा अपने विचारों को प्रस्तुत करना, समराइज करना। फिर उसके बाद जो प्रकरण है, जो वाद विवाद से संबंधित जो निष्कर्ष मिले हैं, जो समीक्षा करने के बाद कंक्लूजन आया है, उसका प्रकाशन करना। ये मित्रों ये प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, मुझे विश्वास है पूरा तैयार हो गया होगा। जैसे प्रोसेस में ध्यान रखिएगा, पहला विषय का चयन, दूसरा विषय से संबंधित प्रकरण प्रपत्र केस वर्क पेपर तैयार करना, फिर उसके बाद प्रकरण प्रपत्र तैयार करने वाले वक्ता का चयन करना, फिर विभिन्न संस्थाओं के सदस्यों को आमंत्रित करना, फिर अध्यक्ष का चयन करना, फिर अध्यक्ष द्वारा प्रक्रिया का निर्धारण करना, उसके बाद अध्यक्ष की अनुमति लेकर के वक्ताओं द्वारा विचारों का स्पष्टीकरण, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया, तब अध्यक्ष अपने विचारों को लास्ट में प्रस्तुत करता है, समराइज करता है। फिर उसके बाद जो प्रकरण है वाद संवाद से संबंधित जो प्रक्रियाएं संचालित की जाती हैं, उससे जो निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन आता है, उसका प्रकाशन किया जाता है। तो मित्रों इस तरह से सेमिनार की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो आप पूरे सिस्टम में देख लिए होंगे कि सेमिनार की प्रक्रिया में क्या क्या चलता है और सेमिनार के कितने भाग हैं, कितने घटक हैं, सेमिनार में क्या क्या चीज़ें होती है। ये चीज़ें आप क्रमशः सीख गए होंगे। मैंने एक एक सेक्शन आपके सामने लिखा है। मित्रों एक प्रश्न इस पर और बनता है, कभी कभी इसकी सीमा पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखिएगा शिक्षण प्रशिक्षण के सभी स्तरों पर सेमिनार का आयोजन संभव नहीं होता है। सेमिनार प्राय हाई लेवल की शिक्षा के लिए होता है, उच्च शिक्षा में इसका यूज होता है। माध्यमिक शिक्षा या उससे नीचे की शिक्षाओं के लिए सेमिनार की कोई भूमिका नहीं होती, यही उसकी सीमा कहलाती है। कहने का मतलब अगर सेमिनार की सीमा पर आपसे प्रश्न करें तो आप कर सकते हैं कि शैक्षणिक हर शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर सेमिनार प्रभावी नहीं होता। सेमिनार प्रायः हाई लेवल की एजुकेशन के स्तर पर प्रभावी होता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो उसमें क्या कहते हैं व्यक्ति होते हैं, उनमें चिंतन की क्षमता, सोचने की क्षमता, विश्लेषण की क्षमता, ग्राह्य करने की क्षमता काफ़ी मजबूत रहती है। और ये प्राय माध्यमिक शिक्षा या उससे लो लेवल की शिक्षा के लिए यह उपयोगी नहीं होता। यह इसकी प्रमुख उसमें आप कह सकते हैं उनकी सीमा कहलाती है। फिर मित्रों इस पर आप देखते हैं, इस पर एक प्रश्न और बन जाता है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। विशेषता आप पहले से भी देख रहे हैं, समझ रहे होंगे कि इसमें सामान्यतः आप देखते हैं स्वतंत्र चिंतन का विकास होता है। इसमें मित्रों विशेषता अगर पूछे, स्वतंत्र चिंतन का विकास करना, सामाजिक और मनोभावात्मक चिंतन का विकास करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, नेतृत्व का विकास करना, जटिल समस्या को सहज और सुगम रूप में प्रस्तुत कराना, वाद संवाद वाद विवाद संबंधी शैली का विकास कराना। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो पूरी तरीके से इसकी प्रमुख विशेषताओं के रूप में आती हैं। तो मित्रों
अगर विशेषता पर आपसे प्रश्न करता है तो आप पूरा विश्लेषण जान चुके हैं। उसमें आप क्रमशः लिखना शुरू करेंगे। पहला, स्वतंत्र चिंतन का विकास। दूसरा, विश्लेषण की क्षमता, आलोचनात्मक मूल्यांकन की क्षमता का विकास। तीसरा, वाद संवाद या विचारों के प्रस्तुतिकरण के कौशल का विकास। फिर उसके बाद गंभीर विषय का सहज और सुगम रूप में विश्लेषण करना, निष्कर्ष प्राप्त करना। फिर उसके बाद लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। फिर आप देखते हैं कि परस्पर सहयोग की प्रवृत्ति का विकास करना। ये तमाम जो चीज़ें आती हैं, यह सेमिनार की विशेषता के रूप में हम लोग काउंट करते हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ मित्रों और आपको ध्यान में रखना है, उसमें कभी कभी विजन पूछ लेता है। इसके जो उद्देश्य हैं, सेमिनार का उद्देश्य पूछ लेता है। तो सेमिनार के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? तो मित्रों, इनके उद्देश्य को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक को ज्ञानात्मक उद्देश्य कहते हैं, दूसरे को भावात्मक उद्देश्य कहते हैं। आप समझे रहिएगा, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, ये दो तरह के उद्देश्य होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या होता है, जैसे शोधार्थी में स्वतंत्र चिंतन का विकास कराना, विश्लेषण की क्षमता का विकास कराना। फिर आप देखते हैं किसी प्रकरण से संबंधित समस्या का समाधान करना, और उसके बाद अनुभवों के प्रस्तुतिकरण की कला का विकास करना। ये सब ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत क्या आएंगे? उसमें मित्रों मुख्यतः है तो कई बिंदु बनते हैं, लेकिन मुख्यतः दो बिंदुओं पर हम कहते हैं। एक, जो शोधार्थी है उसके भावों को, विचारों को अस्थायित्व प्रदान करना, अर्थात अनुसंधानकर्ता में भावात्मक स्थिरता का विकास करना। फिर उसके बाद उस शोधकर्ताओं के शोध परिणामों की प्रशंसा करना, उनमें सकारात्मकता का भाव पैदा करना, और उसके बाद शोधकर्ताओं में परस्पर सम्मान की भावना का विकास करना। इस तरह से मित्रों इनके दो जो उद्देश्य हैं, दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा भावात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत उंगलियों पर ले लेंगे। शोधकर्ता में आलोचनात्मक समीक्षात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, शोधकर्ता में तार्किक चिंतन का विकास करना, शोधकर्ता में विचारों के प्रस्तुतिकरण की कला का विकास करना, शोधकर्ता में उसमें विश्लेषण संबंधी क्षमता का विकास करना, समस्या के प्रभावी समाधान करने की प्रवृत्ति का विकास करना। ये मित्रों ज्ञानात्मक उद्देश्य कहलाता है। भावात्मक उद्देश्य में शोधकर्ता में भावात्मक स्थिरता का विकास करना, अर्थात उनकी वैचारिक मजबूती हो, भावात्मक स्थिरता है। फिर उसके बाद शोधकर्ता में परस्पर सम्मान की भावना का विकास करना, और शोधकर्ता के शोध परिणामों की प्रशंसा करके उनमें सकारात्मकता, आशावादी दृष्टिकोण का विकास करना। इस तरह से मित्रों आपने देखा कि इसके दो उद्देश्य, एक ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक। अब एक बार हम इस पूरे सेमिनार को समराइज कर देते हैं। जितना मित्रों मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसके बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इस पर एक प्रश्न बनता है, जिसमें कभी सम्मेलन से प्रश्न पूछ लेता है, कभी सेमिनार से प्रश्न पूछ लेता है। हम दोनों एक्सप्लेन करेंगे। आज के टॉपिक में मैंने सेमिनार को एक्सप्लेन किया है। जितने पक्षों को मित्रों मैंने आपके सामने रखा है, उसके बाहर से एक भी प्रश्न नहीं बनते हैं। अगर आप उसको पूरा समझ गए होंगे, निश्चित रूप से आप प्रश्नों को बड़े अच्छे से हैंडल करेंगे। एक बार हम लोग पुनः इसका रिवीजन कर लेते हैं। और जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं सेमिनार, मित्रों एक बार पुनः एकाग्र होकर के हम लोग इसकी समराइज कर लें, इसको एक बार रिवीजन कर लें। पहला काम, एक सभा होती है जिसमें बुद्धिजीवी लोग, एक्सपर्ट लोग, विषय विशेषज्ञ लोग उपस्थित होते हैं और पहले से निर्धारित गंभीर विषय का विश्लेषण करते हैं। दूसरी चीज, इसमें विषय पूर्व नियोजित होता है। मित्रों ध्यान रखिएगा, तुरंत विषय का प्रकटीकरण नहीं होता, बल्कि यहाँ विषय पहले से निश्चित किए जाते हैं। तीसरी चीज, इनमें जो सेमिनार होता है इसकी प्रकृति सीमित होती है। चौथी चीज, सेमिनार औपचारिक होता है। पांचवी चीज,
आप देख रहे हैं सेमिनार को हम लोग अनुशीलन सत्र कहते हैं, क्योंकि इसमें गंभीर चिंतन मनन होता है। छठी चीज आप देख रहे हैं, इसमें मासिक या साप्ताहिक स्तर पर सेमिनार आयोजित होता है, या आप कह सकते हैं ये ऑर्गेनाइजर की अपनी व्यवस्था के अनुसार भी है, लेकिन सामान्यतः मासिक या साप्ताहिक स्तर पर अवधि सामान्यतः 3 घंटे 90 मिनट के लिए। फिर इनका जो प्रबंधन होता है टोटल डेमोक्रेटिक होता है। फिर उसके बाद मित्रों आप जान रहे हैं कि इसका जो टाइप है, जो प्रकार है, सेमिनार के प्रकार हैं, ये सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला मिनी सेमिनार जो क्लास लेवल पर होता है, दूसरा मेन सेमिनार जो संगठन या विभाग के स्तर पर होता है, और तीसरा नेशनल लेवल का सेमिनार जो नेशनल लेवल की समस्या पर वाद संवाद स्थापित करता है। चौथा इंटरनेशनल लेवल का सेमिनार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, और आप देखते हैं कि वहाँ पर भी विषय विशेषज्ञ उपस्थित होकर के इंटरनेशनल लेवल की समस्याओं का विश्लेषण करते हैं। तो आपने 4 प्रकार के इसके स्तर को देखा। फिर आप घटक को देखते हैं। मैंने बोला था 4 घटक इसके हैं। पहला व्यवस्थापक, दूसरा अध्यक्ष, तीसरा वक्ता, चौथा प्रतिभागी। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, सबके कार्य अलग अलग हैं। मैंने आपसे बताया था पेपर में प्रश्न पूछ सकता है कितने घटक हैं, अब उसमें से दे सकता है कि अधोलिखित में से कौन सा घटक होगा, कौन सा घटक नहीं होगा। इन सारी चीज़ों पर आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। पहला है व्यवस्थापक। व्यवस्थापक कौन सा काम करता है? नंबर 1 कार्य योजना तैयार करना, दूसरा वक्ता निर्धारित करना, तीसरा विषय निर्धारित करना, चौथा विषय के विभिन्न विभागों को अलग अलग वक्ताओं को देना। ये सब चीज़ें व्यवस्थापक का काम है। फिर उसके बाद अध्यक्ष, यहाँ पर अध्यक्ष का काम क्या है? मैंने बताया था कि अध्यक्ष टोटल प्रोसीजरल जो फंक्शन होते हैं उसका वो चेयरमैन होता है। तो प्रक्रिया का संचालन कराना, प्रक्रिया का निर्देशन कराना, उसके बाद विषय वस्तु पर बहस कराना, डिस्कशन कराना। फिर उसके बाद वक्ता आता है। वक्ता का काम क्या है? विषय पर अच्छी तैयारी करके प्रतिभागियों को देना, विषय संबंधी प्रश्नों पर गंभीर विश्लेषण करना, परिभाषा करना। फिर उसके बाद आप देखते हैं प्रतिभागी की क्या भूमिका होगी। वो लोग संगोष्ठी में भाग लेते हैं, वक्ताओं के एक एक तथ्यों को सुनते हैं, प्रश्न पूछते हैं, स्पष्टीकरण प्राप्त करते हैं। मित्रों यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है प्रतिभागियों की संख्या कितनी होगी? सामान्यतः 25 से 30 होता है, और इनकी संख्या 100 भी हो सकती है, जो सफल सेमिनार का एक प्रतीक माना जाता है। 100 भी हो सकती है, लेकिन सामान्यतः 25 से 30 माने जाते हैं। फिर मित्रों प्रश्न आता है कि जो सेमिनार है उस पर उसकी प्रक्रिया क्या होगी? तो आप देख रहे हैं पहला काम होगा विषय का चयन करना, दूसरा विषय से संबंधित केस पेपर अर्थात प्रकरण प्रपत्र तैयार करना, तीसरा प्रकरण प्रपत्र तैयार करने वाले वक्ता का चयन करना, चौथा आप देख रहे हैं विभिन्न संस्थाओं के जो एक्सपर्ट जो व्यक्ति होते हैं, विभिन्न संस्थाओं के व्यक्तियों को बुलाना, फिर अध्यक्ष का चयन करना, फिर अध्यक्ष द्वारा प्रक्रिया का निर्देशन संचालन करना, प्रक्रिया का निर्धारण करना, फिर अध्यक्ष की अनुमति से वक्ताओं द्वारा विचारों को प्रकट करना, एक एक तथ्यों की समीक्षा करना, विश्लेषण करना। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया संचालित करना, जहां कहीं भी संशय हो उसका निवारण कराना। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं अध्यक्ष द्वारा अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण करना। फिर उसके बाद जो वाद संवाद हुए हैं, जो प्रकरण रखे गए हैं, जो उसमें वाद संवाद या अन्य प्रक्रियाओं से जो कंक्लूजन हमको मिले हैं उसका प्रकाशन कराना। फिर मैंने आपको समझाया था कि इन प्रक्रियाओं के बाद सीमा पूछा जाता है कि इनकी सीमाएं क्या हैं। तो मैंने आपको समझाया था शिक्षण के हर स्तर पर सेमिनार उपयोगी नहीं है, ये हायर एजुकेशन हायर लेवल पर है। उसके बाद जैसे माध्यमिक स्तर, उसके नीचे के जो एजुकेशन के स्तर हैं
वहाँ सेमिनार की भूमिका नहीं है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है इसकी विशेषता क्या है। मैंने बताया था स्वतंत्र चिंतन का विकास करना, विश्लेषण क्षमता का विकास करना, वाद संवाद में विचारों के प्रस्तुतिकरण की क्षमता का विकास करना, समीक्षात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, प्रजातांत्रिक मूल्य का विकास करना, तमाम चीज़ें आती हैं जो इसकी विशेषता के रूप में हमारे सामने है। फिर आपसे एक प्रश्न हमने समझा, एक चीज़ें हमने और समझाए थे कि इसमें विजन पूछा जा सकता है, उद्देश्य पूछा जा सकता है। मित्रों, सेमिनार के उद्देश्य को दो भागों में हम बांटते हैं, एक ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा भावात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लोगों को गोलियों पर काउंट कर लेंगे। शोधकर्ताओं में स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति का विकास करना, शोधकर्ताओं में विश्लेषण की क्षमता का विकास करना, शोधकर्ताओं में संबंधित समस्या के समाधान करने की प्रवृत्ति का विकास करना, समीक्षात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इस सेमिनार के माध्यम के, ये सब ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। फिर भावात्मक उद्देश्य पर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि शोधकर्ताओं में भावनात्मक स्थिरता का विकास करना, फिर शोधकर्ताओं के शोध परिणामों की प्रशंसा करके सकारात्मकता का विकास करना, और फिर उसके बाद शोधकर्ताओं में परस्पर सम्मान की भावना का विकास करना। तो मित्रों, इस तरह से आज हमने सेमिनार के सारे पक्षों को स्पष्ट किया है। मुझे पूरा विश्वास है आप पूरी तरह से कमांड कर चुके होंगे, और फिर हम इसके प्रश्नों को जब व्याख्या करेंगे, एक एक तथ्यों को स्पष्ट करेंगे, आप देखेंगे जो विश्लेषण मैंने आज आपके सम्मुख किया है वह कितना मार्मिक है, प्रभावी है। मित्रों, ये बड़ा रोचक टॉपिक है, पूरे उत्साह के साथ आपको इसे इनिशिएट करना है। अब हम फिर इसी कड़ी में नेक्स्ट अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को भरपूर धन्यवाद। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।